नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का तीसरा जो पाठ है, एक आशीर्वाद, बड़ी ही सुंदर कविता है। इसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो दुष्यंत कुमार जी हैं। दुष्यंत कुमार जी हिंदी साहित्य में बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। गज़ल लेखन में, गीत लेखन में, गीतकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। एक आशीर्वाद। कवि कहता है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता का जो अर्थ है वो बड़ा ही व्यापक है। एक संदेश देने वाली कविता है। कभी कहते हैं कि जैसे ना जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो प्रणाम करते हैं, तो हमें जो आशीर्वाद मिलते हैं, तो आशीर्वाद लोग क्या कहते हैं नॉर्मली? नॉर्मली कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, मौज में रहो, खूब पढ़ो लिखो, अच्छा भविष्य हो। यही सब आशीर्वाद मिलते हैं हम लोगों को। हम देते हैं अगर हम बड़े हैं तो। लेकिन यहाँ कवि जो आशीर्वाद दे रहा है वो अलग तरीके का है। वो क्या कहना चाह रहा है आज के युवा से और आज के बच्चों से? कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सपने बड़े हों। अब यहाँ सपनों का मतलब क्या है? अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। अर्थात यहाँ पर जो सपने हैं वो लक्ष्य हैं हमारे, वो हमारे उद्देश्य हैं। लक्ष्यों को ही स्वप्न कहा गया है। भाई तुम्हारा क्या सपना है? नॉर्मली लोग पूछते हैं तुम्हारा क्या सपना है, तो कहते हैं ना हमारा, हम डीएम बनना चाहते हैं, हम आईपीएस बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम सेना में जाना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार के सपनों की बात की गई है। तो कवि कहना चाहता है कि सपने कभी भी, लक्ष्य कभी भी, उद्देश्य कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए। छोटे उद्देश्य होंगे तो प्राप्ति प्राप्ति भी छोटी होगी। बड़े उद्देश्य होंगे तो भले ही उतने बड़े उद्देश्य प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उन छोटे वाले उद्देश्यों से तो ज़्यादा ही प्राप्त होगा। तो कवि कहना चाहता है, कवि आशीर्वाद देते हुए कह रहा है कि हम सबके सपने बड़े होने चाहिए, हम सबके लक्ष्य बड़े होने चाहिए, हम सबके उद्देश्य बड़े होने चाहिए। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इसके बाद कवि कहता है कि जो हमारे सपने हैं वो केवल भावनात्मक रूप, भावना कहाँ होती है? भावना होती है हमारे मन में, हमारे हृदय में। तो सपने या लक्ष्य केवल हमारी भावनाओं में ही ना रहें, वो वास्तविकता में भी उतरें, वो वास्तविकता का रूप लें। ये बात सही है कि कई जगह, कई बार ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हमारे लक्ष्य होते तो हैं, हम लक्ष्य बनाते हैं, कार्य योजना बनाते हैं, लेकिन वो केवल मन में रह जाती है, वो एक्शन में नहीं आ पाती। वो हम, और जब कितनी भी अच्छी योजना हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, कितनी भी अच्छी रणनीति हो उद्देश्य को पाने की, लेकिन अगर उसको एक्शन में नहीं लाया जाएगा, अगर उस पर काम नहीं किया जाएगा, तो बेकार रिजल्ट नहीं देगी, परिणाम नहीं आएगा। परिणाम योजना बनाने से नहीं आता है, परिणाम उस योजना पर काम करने से आता है। और लोग सोचते हैं कि योजना बना दी तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। योजना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस पर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कवि कहता है कि भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। तुम्हारे जो सपने हैं वो केवल मन में या हृदय में ही ना रहें, बल्कि वो वास्तविकता में भी परिणित हो, अर्थात तुम उन पर काम भी करो। ये मेरा आशीर्वाद है। देखिए, इस कविता का पूरा मीनिंग इनडायरेक्ट है। पूरा जो अर्थ है वो साधारण अर्थ नहीं है, जो आप शब्दों का अर्थ लेंगे उससे अलग उसका अर्थ है। भावार्थ इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। कवि आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम्हारे सपने जो हैं, तुम्हारे लक्ष्य इतने ऊंचे होने चाहिए कि असंभव सी लगने वाली चीजों के लिए हट करें, असंभव सी लगने वाली चीजों का उद्देश्य बनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे अभी मान लीजिए मैं रनिंग करता हूँ, मैंने रनिंग की, मैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ।
अब मैंने लक्ष्य बनाया कि मैराथन में 40 किलोमीटर का मैराथन दौड़ूंगा, तो ये क्या हुआ? ये चांद तारों से अप्राप्त सच्चाई है कि नहीं है? कि भाई स्टार्टिंग में जो केवल 2-3 किलोमीटर दौड़ रहा है, 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, वो 40 किलोमीटर दौड़ना। तो इस तरह की के लक्ष्यों के लिए ही तुम्हारे सपने रूठे मचलें, अर्थात तुम्हारे सपने जिद करें, अर्थात तुम्हारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि वो आरंभ में असंभव से लगें। लेकिन यहाँ कवि का मतलब यह भी है कि कोई भी लक्ष्य असंभव होता नहीं है। अगर उसका उसका सही तरीके से उसकी योजना बनाई जाए, सही तरीके से उस पर काम किया जाए, पूरी लगन से काम किया जाए, पूरी मेहनत से काम किया जाए, सही दिशा में काम किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो वास्तविकता में परिणत ना हो या पूरा ना हो। चांद तारों से अप्राप्य, तो कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कहता है कि कवि आशीर्वाद देते हुए कहता है कि हमारे सपने असंभव से लगने वाली सच्चाइयों के लिए, असंभव से हमारे सपने, हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आरंभ में असंभव से लगें, लेकिन वो मेहनत से प्राप्त हो जाए। हमारे सपने, कवि आगे कहता है, हमारे सपने हंसें, यानी हमारे उद्देश्य जो है ऐसे नहीं होने चाहिए कि उदास हों या फिर मतलब बोरियत से भरे हों। हंसते हुए मेहनत करनी है, हंसते हुए सपने देखने हैं, मुस्कुराते हुए सपने देखने हैं, गाते हुए सपने देखने हैं, अर्थात हमें अपने लक्ष्यों के साथ साथ अपने जीवन को भी जीना है। कैसे जीना है? हंस के, मुस्कुरा कर, गाकर, और काम भी करते रहना है। हर दिए की रोशनी देकर ललचाएं, कवि आशीर्वाद देते हुए कहता है कि हमारे सपने ऐसे हों जो हर दिए की रोशनी, दिया माने रोशनी, माने ज्ञान। अब यहाँ पर दिया ये नहीं है जो तो दिवाली पर दिया जलता है उसका रोशनी देख लिया तो सपने थोड़ी ललचाएंगे, उसको देख के क्या करेंगे? दिए की रोशनी का मतलब है सफलता को देखकर मोटिवेट हो, सफलता को देखकर प्रेरित हो। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, हमारे सपने ऐसे होने चाहिए जो सफलता को देखकर प्रेरित हों। उंगली जलाएं, उंगली जलाने का मतलब यहाँ पर क्या है? सपने उंगली उंगली कैसे जलाएंगे? उंगली तब जलती है जब हम प्रयास करते हैं। उंगली कब जलती है? जब हम प्रयास करते हैं। तो सफलता को देखकर केवल प्रेरित ही ना हो, बल्कि उसको प्रयास भी करें, उसको पाने का। उंगली जलाएं, ललक के साथ प्रयास करें, लगन के साथ प्रयास करें। कवि आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम्हारे सपने ऐसे हों जो पांवों पर खड़े हों, यानी दूसरों पर, हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, मतलब अपने ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं। पैरों पर खड़े होना माने स्वावलंबी होना। तो हमारे सपने, हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए दूसरों पर आश्रित ना हो, बल्कि हम खुद इतने सक्षम हो कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर पाए। जा, फिर दोबारा से कवि कहता है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। और अंत में फिर दोबारा से आशीर्वाद देते हुए कवि कह रहा है कि हमारे सपने कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। छोटे सपने देखना पाप है। सपने बड़े देखिए, तभी प्रेरणा मिलेगी, तभी आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर लक्ष्य, बात ये होती है कि लक्ष्य कौन कौन से, सपने कैसे? सपने सबके अलग अलग हो सकते हैं। देखो, किसी के लिए आईएएस बनना एक सपना होता है, किसी के लिए आईपीएस बनना, जैसे मैंने पहले बताया, किसी के लिए डॉक्टर बनना एक सपना होता है, किसी के लिए समाज सेवा करना एक सपना होता है, किसी के लिए देश सेवा, सेना में जाकर देश सेवा करना सपना होता है। तो अपनी स्थिति के अनुसार सपने बड़े देखिए, छोटे मत देखिए। अब अगर आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से बहुत ऊपर के सपने देखिए। इस कविता के कवि हैं दुष्यंत कुमार। अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके लेखक से। परिचय आप लोग लिख लेना। साय में धूप इनकी चर्चित गजल संग्रह है और इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद अब मेरी समझ से आ गया। देखिए, कविता में किसे, इसमें एक चीज और है नई किताबों में कि उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहला पहला देखिए, कविता में किसे संबोधित किया गया है? युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, श्रमिकों को। तो श्रमिकों की तो कोई बात की नहीं गई है। नागरिकों के लिए भी इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो दो ऑप्शन ज्यादा सही हैं इसमें, एक तो युवा वर्ग और एक बच्चों को। बच्चे ही सपने ज्यादा दिखते हैं, युवा से सपने ज्यादा दिखता है। आगे देखिए, तेरे स्वप्न बड़े हो, पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। स्वप्न बड़े हों, तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या है? बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। थोड़ा मोटा पेन लेता हूँ। बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, ये हुआ इसका सटीक आंसर।
आगे देखो, उंगली जलाएं पंक्ति में उंगली जलाने का भाव क्या है? उंगली जलाने का मैंने क्या मतलब बताया था? चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। तो सबसे बेस्ट आंसर तो इसका है चुनौतियों को स्वीकार करना, और उसका सेकंड बेस्ट आंसर क्या है? कष्टों से नहीं घबराना। ये दो फिर बीच के तो बेकार हैं, इनसे मतलब नहीं है। अपने पाँव पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है? अपने पैरों पर खड़े होना, ये तो साधारण सा अर्थ है। सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना ही सबसे अधिक सही उत्तर है। अपने पाँव पर खड़े होना, है ना। इसके बाद देखिए, मिलकर करें मिलान। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, इसको किससे मिलाओगे आप? भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, यानी इसको मिलाना है आपको तीसरे से। इसको मिलाना है आपको तीसरे से। भावनाओं में ना बहकर वास्तविक का सामना करना। हर दिए की रोशनी ललचाएं, रोशनी माने ज्ञान, तो ज्ञान वाले से मिला दो पहले से। चांद तरोसी अप्राप्त सच्चाइयों के लिए, तो असंभव लगने वाले लक्ष्य। हंसें और क्या है ये? हंसें मुस्कुराएं गाएं, इसको आप सपनों को आनंद और मुस्कुराहट में बदलें और मनोबल को बनाए रखें। ये हो गया आपका। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से मिलाना है इसको। आगे देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। जा तेरे, पंक्तियों पर चर्चा को लिखना भी है, आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों से अप्राप्त। इसके लिए मैंने अलग से लिख दिया आपके लिए, मैं वही आपको बता देता हूँ। पंक्तियों पर चर्चा, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, तो इसमें देखिए इसका क्या अर्थ है। कभी आज के, मैंने लिख दिया, बस ये आपको नोट करना है, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे। भावार्थ क्या है? कभी आज के युवा वर्ग और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि उनके सपने बड़े होने चाहिए। ये सपने वे सपने नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि यहाँ कवि का सपनों से आशय हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों से है। तो ये आप नोट कर लेना, और उसको वीडियो को थोड़ा रोक के लिख लेना। अगला है जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। कवि कहता है कि हम जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, इसका क्या भावार्थ है? देखिए, मैंने भावार्थ लिखा है, अर्थ नहीं। अर्थ माने शब्दों का अर्थ, भावार्थ माने भाव क्या है। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, कवि कहता है हम बड़े सपने देखें और हम बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, और जल्द से जल्द हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना आरंभ करें। हमारे स्वप्न पृथ्वी पर तभी चल सकते हैं जब वे धीरे धीरे वास्तविकता में बदलें, है कि नहीं। तीसरा देखिए, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। कवि के अनुसार हमारे सपनों को, अर्थात हमारे लक्ष्यों को ऐसा होना चाहिए कि वे असंभव प्रतीत होने वाले उद्देश्यों को पाने के लिए प्रेरित हों। ये मैं सब आपको कविता में समझा चुका हूँ, तो ये आप लिख लेना। ये उत्तर आपको इस तरीके, इतने बेहतरीन उत्तर आपको कहीं और वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से बनाए हैं। मैं खुद हिंदी पढ़ाता हूँ इस क्लास को, 10वीं तक 12वीं तक हिंदी पढ़ाता हूँ। तो अब आगे देखिए, अनुमान और कल्पना से, ये भी आपको करने पड़ेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है, आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? क्वेश्चन देखिए, कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है, आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? उत्तर में क्या लिखा है देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हम सबके बड़े सपने अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अच्छी नौकरी प्राप्त करना, बड़ा व्यवसाय खड़ा करना, समाज व देश में नाम कमाना आदि। तो ये आप लिख लीजिए। अगला देखिए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने की ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? सफलता प्राप्त करने के लिए या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक के साथ लगन, कठिन परिश्रम, कार्य योजना और अनुशासन होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये क्यों आवश्यक मैं नहीं लिख पाया हूँ, मैं अभी बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए।
क्यों का उत्तर मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए, मैं धीमे धीमे बोलूंगा। ललक के साथ कठिन परिश्रम, ललक के साथ कठिन परिश्रम, कार्य योजना और अनुशासन का होना आवश्यक है। ललक के साथ कठिन परिश्रम, कार्य योजना और अनुशासन का होना आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करने के लिए इन सभी इन सभी की आवश्यकता होती है। इन सभी की आवश्यकता होती है। बिना कठिन परिश्रम के कार्य योजना व्यर्थ है। बिना कठिन परिश्रम के कार्य योजना व्यर्थ है। बिना अनुशासन के परिश्रम हो ही नहीं सकता। बिना अनुशासन के परिश्रम हो ही नहीं सकता। और बिना कार्य योजना के कठिन परिश्रम के गलत दिशा में होने की संभावना अधिक होती है। कठिन परिश्रम के गलत दिशा में होने की संभावना अधिक होती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? मान लीजिए आपने जो सपना देखा कि मैं बड़े होकर डीएम बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर आईपीएस बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब डॉक्टर साहब आपको, आप ही डॉक्टर साहब के रूप में आप मिल गए, मतलब आप भविष्य के डॉक्टर साहब हो, वो आपको अभी अभी मिल गए, वो तो आप ही, लेकिन एज ए डॉक्टर। तो उनसे क्या बात करोगे? तो ये मैंने बना के लिख दिया है, आप लोग इसको लिख दो, या आप खुद से भी बना के लिख सकते हो इसी तरीके से कि आप और आपके सपने के बीच क्या बात होगी। सपने में कोई और नहीं है, सपने में होगे आप ही, लेकिन किस रूप में होगे? उस रूप में होगे जिस रूप में आपने निर्धारित किया है। तो ये आप देख के लिख लेना। चौथा देखिए, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप किसी और के आशीर्वाद देंगे और क्यों? तो ये भी मैंने बना के लिख दिया है। आप लोग भाई बहन की जगह किसी और को भी लिख सकते हैं कि मैं अपने छोटे भाई बहन को आशीर्वाद देना चाहूंगा या चाहूंगी कि वह अपने जीवन में बड़े सपने देखे, उन्हें पूरा करने के लिए लगन से जी तोड़ मेहनत करे। मैंने देने के लिए यह आशीर्वाद इसलिए चुना कि यदि मेरा यह आशीर्वाद फलीभूत हो गया तो वह जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर लेगा या कर लेगी। आसान है, इसको कर लीजिएगा, आप लोग देख के कर लीजिएगा। अब आता है एक स्वप्न शब्द से जुड़े शब्द। तो इसमें आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। नींद, आराम, लक्ष्य, उद्देश्य, बड़े मतलब बड़े स्वप्न, मेहनत, लगन, परिश्रम, योजना, अनुशासन, ये सब जो हैं स्वप्न से शब्द से जुड़े शब्द हैं। तो ये अनुमान कल्पना मैंने करा दिया आपको। उसके बाद भाषा की बात ये मैंने करा दिया। स्वप्न ये अभी रह गया है, तो इसको भी मैं करा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि 3 शब्द तो पर्यायवाची हैं, एक अलग होगा। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी, धरा, वसुधा, अवनी कहते हैं पृथ्वी को। क्या नहीं कहते? सुता नहीं कहते। सुता को आप राउंड कर दो। ऐसे ही चांद, चांद को शशि कहते हैं, निशाकर कहते हैं, मयंक कहते हैं, मधुकर नहीं कहते हैं, मधुकर भौरव कहते हैं। तो ये गलत है। तारा, नक्षत्र तारा होता है, तारक होता है। उड़गन, उड़गन तारे को कहते हैं। सोम नहीं कहते हैं, ये सोम हटा दो। रोशनी, प्रकाश रोशनी है, उजाला रोशनी है, आलोक रोशनी। लालिमा, लालिमा रोशनी है लेकिन लाल रंग की स्पेसिफिक है, तो ये थोड़े गलत है इसमें। स्वप्न, ये तो आसान है। सपना, कल्पना, इच्छा, स्वप्न होते हैं, यथार्थ नहीं होता। यथार्थ माने वास्तविकता। यथार्थ माने, यथार्थ माने अभी वास्तव में क्या है उसको यथार्थ कहते हैं, तो ये नहीं है। दिया, दिया में देखिए दीप है, ज्योति है, दीपक है, प्रदीप है,
ये पहला क्या है? पहला इसमें दिख नहीं रहा है। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द इसमें दिख नहीं रहा। तो इसमें जो है ज्योति को आप लगा दो, ये हो जाएगा। उसके बाद सपनों की बातें ये सब फिर कभी करा देंगे, अभी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। घर के सदस्यों के सपने आप लोग लिख लेना। इसके बाद सपनों के उड़ान, इसको आप लोग खुद से पढ़िए, कोई समस्या हो एपीजे अब्दुल कलाम का है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम जी की जो जीवनी है अग्नि को उड़ान, वो जरूर पढ़नी है। उस किताब को पढ़िए, सिलेबस से बाहर की किताबें पढ़ने की आदत डालिए, उससे उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान और प्रेरणा मिलती है ना। इसके साथ ही चैप्टर समाप्त। इसमें कुछ और आपको करवाना हो अगर, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, एक आशीर्वाद हो गया। अगली क्लास में हम लोग हरिद्वार चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और एक बार इस अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छिपाने से नहीं। धन्यवाद।